का कोई सवाल, Your search ends here. लाइव आप सवाल पूछ सकते हैं। पीके जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनको वेलकम कर लेते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू वाई मीडिया। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Thank you very much, Sarah, and a very good afternoon to all our listeners. जी वेरी वार्म वेलकम सर, एंड गुड आफ्टरनून आपको भी। एंड सर, धीरे धीरे जो है पता लग रहा है कि टेम्परेचर कम होता नजर आ रहा है, एंड पता लग रहा है कि जो सर्दी का टाइम है ना वो अब नजर आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू बी ऑफ समर ऑफिशियली एंड एंटरिंग फॉल एंड देन विंटर्स। उसका क्या ख्याल है आपका? भाई, जो टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी तो नीचे आ रहा है। क्या बात है। अब ये इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ रहा है वो जो टेम्परेचर नीचे आ रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। हाँ। है ना, गर्मी सी आ रही है, हाँ भाई इंटरेस्ट कम हो गया, चलो जी आज तो थोड़ा पार्टी शार्टी की जाए, जरा डिनर शेयर कहीं किया जाए। देखो, ऑन एन एवरेज एक फैमिली को $1800 साल का फर्क पड़ा। अब $1800 में तो भाई 10 बार 15 बार जा सकते हो डिनर करने बाहर। क्या ख्याल है? हर महीने एक बार, है ना? जी तो जी। हाँ, तो ये तो इंटरेस्ट रेट कम आया ये आज सुबह। इसकी उम्मीद थी सबको, 25 बेसिस पॉइंट नीचे आने की उम्मीद बहुत थी। खास करके इसका फर्क जो पड़ा वो पड़ा वेरिएबल रेट वालों का, जो जिनके वेरिएबल्स थे, और हीलॉक जिन्होंने यूज की हुई थी, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, उनको फर्क पड़ा। जिन्होंने फिक्स थे उनका इंटरेस्ट रेट में फर्क नहीं पड़ा, पर इकोनॉमी स्लो डाउन, इन्फ्लेशन नीचे आने का फर्क उनको भी पड़ा। ऐसी बात नहीं है। 23 ईयर का हाईएस्ट था 5% ओवरनाइट, जो बिगिनिंग ऑफ समर था 5 जून से पहले। 23 ईयर का हाईएस्ट था, जो कि अब डाउन होके 5% से 4.25% आ गया। आज सुबह तीसरी बार लगातार गिरा, और जो रिपोर्ट में उनकी पढ़ रहा था और उनका भाषण सुन रहा था, उससे ये लग रहा था कि हमारे बैंक ऑफ कनाडा के मकलन साहब इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, और ऊपर से जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की खबरें आ रही हैं, लेबर मार्केट, तो उससे ये लग रहा है कि ये नेक्स्ट 2 बार भी अब इंटरेस्ट नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड कोई चीज उल्टी सीधी ना हो जाए। अदरवाइज 23 अक्टूबर एंड 11 दिसंबर अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग रेट टू गो डाउन। यहाँ तक ये कहने को आ गया सारा कि जो उम्मीद की जा रही थी कि ये इस साल के अंत तक 4% होगा, अब तो वो 3.75% होगा। 2 बार गिरने की उम्मीद है। और यहाँ भी अभी कहा जा रहा है, जो भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग उन्होंने कहा है कि दे आर अगेन एक्सपेक्टिंग अनदर 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर। सो यानी कि 2.75% तक आने की उम्मीद है अगले साल के आखिर तक। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरनाइट रेट, नॉट इंटरेस्ट प्राइम रेट, ओवरनाइट रेट। जो पहले इकोनॉमिस्ट कहते थे, 90% ऑफ द इकोनॉमिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि it will come down to 3% by the end of next year. Now the 70% say no, it will be 2.75% by end of next year, which is very good news. जिसे कहते हैं अच्छी बात है। बहुत मार खा ली, अब धीरे धीरे संभल रहे हैं। एक सबक भी मिला सबको कि अपनी हिम्मत के हिसाब से पैर फैलाओ। ज्यादा छलांगे मारोगे, ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करोगे टू द रिस्क, तो दुखी आप ही ने होना है। क्यों जी, एक सबक है, कभी कभी मिलते रहना चाहिए। हम छोटे थे ना, कभी कभी थप्पड़ पड़ जाता था हमारे पापा से हमारे को हार्ड। हमें अपनी औकात समझ आ जाती थी, मस्ती कम करो। हम फिर भूल जाते थे, फिर 2-4 महीने जब ज्यादा हो जाती थी फिर एक थप्पड़ पड़ता, तड़ाक, फिर समझ आती अरे यार, फिर हम भूल गए। तो वही वाली बात है, ये झटका लगना भी जरूरी है एक सबक सीखने के लिए। बिल्कुल। एंड आपने इंटरेस्ट रेट की भी बात करी। अगर मैं ओवरऑल को बताऊं, इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है रियल एस्टेट में, थोड़े से अगर आप डिटेल में इसको और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखो, मैं बताऊं, जब इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है तो जो नहीं ले पा रहा था वो भी अब ले पाएगा, जो बड़ा नहीं ले पाएगा छोटा ले पाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ती है तो मार्केट में बाहर आ जाते हैं। अभी तक बाहर जो थे साइड लाइन में बैठे हुए थे, नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे हलचल शुरू होगी, लेकिन ये बात मैं एक और फिर बता दूं, ये हलचल बहुत जल्दी शुरू नहीं होगी। ये देखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था तो उसका असली असर 8-9 महीने के बाद दिखना शुरू हुआ था। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ना शुरू हुआ था, असली असर 8-9 महीनों के बाद नजर आना शुरू हुआ था। इसी प्रकार जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इसका असली असर 8-9 महीनों के बाद नजर आएगा। हलचल शुरू हो गई, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड। असली इसका जो असर है
वो 7-8-9 महीने में नजर आएगा, यानी कि बाय द मिडल ऑफ 2025 आपको नजर आएगा। असली छोटा मोटा तो नजर आना शुरू हो गया। और देखो ऊपर से जो अभी ये टॉप बैंक्स की जो मॉर्गेज रेट वार शुरू हो चुकी है आपस में, उसका भी बेनिफिट अल्टीमेटली बाहर को हो रहा है ना, क्योंकि जब इनकी मॉर्गेज रेट वार शुरू हो चुकी, कंपटीशन शुरू हो गया, तो दैट मीन्स व्हाट, इंटरेस्ट रेट कम आना शुरू हो गया। कहाँ 3 ईयर फिक्स्ड जो था 5% से ऊपर था 4.6 में आगे रुक गया, किसी को तो और भी कम मिल रहा है। अभी आरबीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डेव मकाय, उनकी जो अभी रिपोर्ट आई है, वो ही सेड दैट करंट एनवायरमेंट एज हिस्टोरिक एंड मार्क्ड बाय इंटेंस कंपटीशन, ये हिस्टोरिक है। और उन्होंने ये कहा है कि जो आरबीसी का मॉर्गेज बिजनेस है वो which is now earning just a third of what it is used to, 1/3 आरबीसी का, वो खुद कह रहे हैं, रिपोर्ट आई है अभी, मैंने पढ़ी है। तो इसका असर बाकी बैंकों में भी है ना, बाकी बैंकों का ये हालों को खुल के बोल नहीं रहा या मैंने पढ़ा नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है एकदम से, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इंपैक्टिंग द एंटायर इंडस्ट्री, तो नेचुरली इसका असर पड़ेगा। इनके कंपटीशन का भी है, इंटरेस्ट रेट डाउन होना, वैसे भी इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। यस, इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर पड़ेगा। पर एक बात मैं बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ सारा, यहाँ पर डोंट एक्सपेक्ट सेम थिंग विट हैपन 2 years बैक कि आग लग गई और सुबह कुछ प्राइस शाम को ऊपर, वो टाइम दोबारा नहीं आने वाला, इतनी जल्दी नहीं आने वाला। कम से कम डेकेड्स की बात करिए आप। ये तो अब एक फेयर प्राइस आ जाए, बैलेंस मार्केट आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बैलेंस मार्केट आ जाए, जैसे रिपोर्ट अब कल की थी, 1 to 6% अलग अलग सीरीज में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, 1% लेके 6%, एक दो ऐसी भी है जहां पर थोड़ा प्राइस गिरने की उम्मीद है, जहां ज्यादा बढ़ चुका था। तो 1 to 6%, एवरेज 4% अगले साल आप मान के चलिए। फ्रॉम इन्फ्लेशन अगर 2-2.5% होता है, वहां से लेके 4% तक मानिए प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, और उसको आते आते भी टाइम लगेगा, जल्दी मत समझिए इस बात को। जी। एंड हमारे लिस्टर्स को मैं एक दफा नंबर जरूर बता दो, 9052269109, 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, बिल्कुल पूछ सकते हैं कॉल करके 9052269109। पीके जी एक मैसेज आया वैसे, एंड ये नुज़हत है इनका नाम। क्या नाम है? नुज़हत। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, इनका मैसेज ये है कि ये जानना चाहते हैं कि जो बैंक ऑफ कनाडा का रेट कट हुआ है, तो उसका रिस्क और बेनिफिट क्या है कनेडियन कमर्शियल रियल एस्टेट में, क्योंकि जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी चल रहा है एंड इन्वेस्टर हेजिटेंसी चल रही है, उसके बीच में क्या बेनिफिट्स और क्या रिस्क है? जी, तो जी इंटरेस्ट डाउन होने का बेनिफिट तो सबको ही है ना, कमर्शियल का भी आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और कमर्शियल के अंदर इस वक्त जो है एक्टिविटी बहुत ही कम है कमर्शियल के अंदर। बिजनेस देखिए ना, रिटेल इतनी डाउन चली गई, बिजनेस इतने चल नहीं रहे, सेल बड़ी डाउन है, तो कमर्शियल तो बिल्कुल अटका हुआ बुरी तरीके से। उसको थोड़ी सी जान आएगी, थोड़ी सी ऑक्सीजन लगेगी उसको मेरे हिसाब से तो, और लगनी शुरू हो भी गई है। अब चलो ये तो हो गया कमर्शियल, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल बिजनेस। मैं इसी के ऊपर एक और बात करता हूं, जो बड़ी बड़ी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आपने देखा अभी हमने पीछे रिपोर्ट पढ़ी थी, 75 प्रोजेक्ट्स होल्ड में चले गए, 30 से ऊपर जो है बैंकरप्सीज या इंसॉल्वेंसीज या रिसीवरशिप उसमें चली गई, 24,000 से ज्यादा यूनिट होल्ड कम हो गए, मतलब स्टार्ट होने से नहीं हुए, 24,000 से ज्यादा। अब ये लोग सारे, नॉट सारे, मतलब इनमें मेजॉरिटी भी मत कहो, कुछ जो वीक थे या अनऑर्गेनाइज थे या वेल प्लान नहीं थे, वो फोरबियरेंसेस, रिसीवरशिप, इंसॉल्वेंसी में आपको पता ही जा रहे थे। अब वो जो है क्यों जा रहे थे, एक इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई था, हम कहते हैं जी हमारा हाई था, कमर्शियल का हमसे भी ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इक्विटी तो उनकी गायब होती जा रही थी, फंड जो थे वो उनको इक्विटी के हिसाब से प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, अप्रूवल डिले होता जा रहा था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन लेट होती जा रही थी, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। तो इन सबको देखते हुए ये प्रॉफिट अर्निंग वेंचर नहीं रहा,
तो उन्होंने कईयों ने बंद कर दिया, कईयों ने होल्ड कर दिया, कोई बैंकरप्ट हो गए, कोई रिसीवरशिप में चले गए। तो अब इनको भी फर्क पड़ेगा ना, जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनको भी थोड़ा बेनिफिट आता नजर आएगा। देखिए ऑन एन एवरेज ये लंबा टाइम होने की वजह से मैंने अभी सर्च किया, जो इनकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट, 10 से 15 मिलियन इनका बजट हर साल का बढ़ गया ऑन एन एवरेज, एक बिल्डर का, एक प्रोजेक्ट का 10 to 15 मिलियन 1 ईयर। अगर 4 साल का था तो कितना हो गया, लगभग 50 मिलियन। सारा प्रॉफिट तो वहीं खत्म हो गया, रिसीवरशिप में चले गए ना। इसीलिए अभी हम लोग कई बिल्डरों से बात कर रहे हैं, उनसे ह्यूज इंसेंटिव लेके आ रहे हैं और आप लोगों को दिलवा रहे हैं ताकि उनका प्रोजेक्ट चले। 10, 15, 20 यूनिट की वजह से उनको लोन मिलना रुका हुआ है, उनका जो टारगेट है 70% का पूरा नहीं हो रहा, 10-15 यूनिट कम है, तो ह्यूज इंसेंटिव लाके हम दे रहे हैं ताकि इनका प्रोजेक्ट शुरू हो और आप बेनिफिट उठा लें इसका। ठीक, तो ये जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, पूछा कि कमर्शियल के ऊपर क्या, कमर्शियल में मैंने आपको फिगर दे दी बकायदा। तो सारा एक छोटा सा ब्रेक ले लें, आपका अभी टाइम हो गया, उसके बाद बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट पड़ी है रियल एस्टेट के बारे में, कुछ अपडेट चाहिए आपको, एनीथिंग एट ऑल 9052269109 905-226-9109 इज द नंबर टू कॉल। एंड पीके जी जुड़े हैं हमारे साथ, वेलकम बैक पीके जी। थैंक यू वेरी मच सर। एंड जी अब और बताइए, ये थोड़ा सा और बात, थोड़ी सी इसको आगे छेड़ते हैं, थोड़ा आगे चलाते हैं। एक खबर ये भी अभी आई थी, टीडी का ही सर्वे आया था ये भी, कि nearly half of Canadian students are unable to adequately cover basic needs such as food and housing. आधे, nearly आधे, 45% है वैसे तो, क्लोज टू हाफ हो गया। ये महंगाई, ये दिक्कत, देखो इंटरेस्ट रेट कम आना उनको ये उनके लिए चलो एक राहत की सांस है, जो लोग मॉर्गेज दे रहे हैं या जिन्होंने घर खरीदना है, पर स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन खा गया, स्टूडेंट्स को रेंट खा गया, स्टूडेंट्स को एक कमरे के अंदर 2-2, 3-3 बच्चे रह रहे हैं जी। ये खबर बड़ी अलार्मिंग है कि नियरली 94% ऑफ द पेरेंट्स आर फाइनेंशियली सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज। 94% सपोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, इंक्लूडिंग मेरा बेटा भी अपना खर्चा खुद निकाल लेते थे, जॉब कर लेते थे, या जॉब ही नहीं है। आज अगर मैं दिखा सकता आपको, सिर्फ आज एक दिन के अंदर मुझे 5 एप्लीकेशन आई हैं फॉर जॉब। कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, आई डोंट नो, मुझे 5 एप्लीकेशन आई है। दुख होता है पढ़कर कि जॉब नहीं है। बताइए, अगर टीम आउटिंग सेल कम है तो क्या एम्प्लॉय रखेंगे कि निकालेंगे? तो ये जॉब नहीं है बच्चों के लिए। और ये ऐसी खबर है, 65% ऑफ द स्टूडेंट्स डिफाइन देमसेल्फ, पता क्या, एज फाइनेंशियली अनस्टेबल, एंड नियरली हाफ जो था उन्होंने बताया कि इनको फूड के लिए वो नहीं है। देखिए ये बातें जो है ना ठीक नहीं है। एक बच्चा खाना खाने के लिए, रहने के लिए पैसा नहीं है, पड़ेगा कहां से? दिमाग ही नहीं चलेगा उसका, दिमाग ही नहीं चलेगा उसका। मैं तो कहता हूं कि ये तो कनाडा की मैं बात कर रहा हूं, और क्यों कई लोगों ने जाना शुरू कर दिया वापस। मेरे ऑफिस से ही मेरा एक प्यारा बच्चा वापस जा रहा है, वो कह रहा है जी मैं वापस जा रहा हूँ, वहां जाके इंडिया में मैं संभालूंगा। क्यों? बात यह है कि यहाँ पर नहीं नजर आते प्रोस्पेक्ट, जो जिस प्राउड से हम लोग इंडिया जाके कहते थे कि हम कनाडा से आए हैं, अब खसियाई बिल्ली जैसे मुंह से करके बोलते हैं कनाडा से आए हैं जी। पहले बड़े प्राउड से कहा करते थे ना, अब वो प्राउड से नहीं कह पा रहे हम लोग। अब इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और अब हमें लगता है कि यही कल को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो जाए। हाँ, करेक्ट है जी। है, और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वहां पूछते थे ना, हाँ जी कनाडा से आए, कैसा है कनाडा आपका, सब ठीक है, बढ़िया है। आज पता है पूछते हैं, हाँ कनाडा से आए हो क्या? टोन ही बदल गई, टोन ही बदल गई जी। हम तो बताते नहीं यहाँ से आए हैं, शर्म आनी शुरू हो जाती है। जी नहीं एक्चुअली मैं क्योंकि आने के बाद से ना एक टोन ही बदल गई, क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ। आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए रेट, आप जॉब लेस सिक्योरिटी ले लीजिए, घरों के अभी जो कंडीशन चल रहे हैं, रेंटल कंडीशन जो चल रहे हैं, ऑल ऑफ इट आई थिंक दे आर टेकिंग अ ग्रेट टोल ऑन दी ओवरऑल जो इमेजरी एक थी ऑफ कैनेडा की इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मन में, या फिर एनीबडी हु वाज थिंकिंग अबाउट ड्रीमिंग ऑफ दिस कैनेडियन ड्रीम। तो वो एक ब्रेक होते हुए ये जरूर नजर आया जी। देखो सहरा, आप न्योता दे
दे रहे हो किसी को घर आने का, और घर आने के बाद कह रहे थे तेरे को बिठाने की भी जगह नहीं है, खाना तो मारो गोली, तेरे को बिठाने की भी जगह नहीं है। ये कैसा नहीं होता है? हमने बच्चे अप्रूव कर दिए यहाँ आने के लिए, उनके रहने के लिए भी इंतजाम नहीं है, वो घर नहीं ले पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे ढंग से। फिर ये गुंडागर्दी चल रही है ना, देखा ना आज सुबह की न्यूज सुन रहे हो ना, गोली चल गई, ये हो गया वो हो गया। बच्चा भूखा मरेगा, बच्चे के आगे मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो वो गलत रास्ते में चल पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, ब्लेम देते हैं उनको, पर इसमें बहुत सारा ब्लेम हम यहाँ के एनवायरनमेंट को भी देते हैं। जी 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 जी। जिसने ऐसे हालात बन दिए। आप घर में मेहमान बुला रहे हो, आप ये तो नहीं कहोगे ये आ रहे हो तो हमारे लिए भी क्या ला रहे हो, भाई आप खुद भी खाते आना, हमारे लिए भी लेते आना। ऐसा तो नहीं होता ना। ये हो रहा है इस कंट्री के अंदर ना। वहां से पैसे ले आओ, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, या उस पैसे से अपना गुजारा कर लो, यहाँ तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। वेरी बैड सिचुएशन। एंड आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करी, एक सवाल भी आ गया टेक्स्ट मैसेज पे आया कि बेसिकली वो उनको 8 महीने ही कुछ हुए हैं कनाडा में आए हुए। इनका नाम आदित्य है, आदित्य आनंद है इनका नाम। ये इनको कुछ 8 मंथ्स ही हुए हैं, कोर्स कर रहे थे। तो ही इज बेसिकली सेइंग कि एज अ टेनेंट वो है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि उनका लैंडलॉर्ड जो है वो लीज एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, बट ही इज नॉट गिविंग एनी रीजन फॉर दैट। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दे रहे कि लैक ऑफ पेमेंट है या फिर शिफ्ट कर रहे हैं, समथिंग और द अदर, देयर इज नो रीजन एट ऑल, बट ही इज रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द लीज एंड कह रहे हैं कि आप 2-3 महीने में ही, मतलब 1 महीने में जब जैसे ही लीज खत्म होता है आप निकल जाएंगे। हमने 1 महीने में खत्म हो रहा है जी। सो ही इज वेरी न्यू, सो व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। आदित्य बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको कोई लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकता, आपको कोई लैंडलॉर्ड विदाउट एनी रीजन नहीं निकाल सकता। 3 चीजें आप नोट कर लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, वो आपको कहेगा N9 लिख लीजिए। वो बोलेगा जी ये साइन कर दो, वो मत साइन करना, कोई कागज साइन मत करना मेरे से बात किए बगैर या किसी एक्सपर्ट से बात किए बगैर। उसका मतलब होता है वॉलंटरली आप जा रहे हो, नहीं जा रहे। नंबर 2, आपको N11 के लिए बोल सकता है कि जी हम दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि तुम जाओ, बोलो मैं नहीं जाता। नंबर 3 N12 होता है जिसमें वो फंस जाएगा, क्योंकि N12 के अंदर आपको तभी निकाल पाएगा जब उसने घर बेचना हो, वो भी अगर आपका एग्रीमेंट का टर्म पूरी हो गई हो तो। उसके पहले वो नहीं निकाल सकता। और अगर वो कहे मैंने घर बेचना है, घर बेचने के अंदर भी उसको इंडेमनीफाई करना पड़ता है कि जो बायर है वो टेनेंट नहीं रखेगा, वो खुद मूव करेगा। नहीं तो आप उसको वॉच करो, बहुत परेशानी में लैंडलॉर्ड जा चुके हैं। और जो है ना ये खाली कराना, इसके ऊपर इतने केस चल पड़े हैं LTB के अंदर, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर, या N12 के अंदर ये लिखेगा कि मैं मूव कर रहा हूं और उसको प्रूफ देना पड़ेगा, तब आप खाली करोगे। अदरवाइज बिना रीजन के आपको नहीं निकाल सकता। मैक्सिमम वो आपसे लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के हिसाब से जो उनका प्राइस, जो रेंट जंप है वो ले सकता है। 2.5% आजकल चल रहा है। बस आप बिल्कुल बेफिक्र हो बैठ जाओ। अगर ज्यादा उसने तंग किया, सीधा कॉल द कॉप्स कि मुझे हरास किया जा रहा है। मैं कई लैंडलॉर्ड को मैंने नाराज कर दिया ये बात बोलकर, लेकिन मैंने जो बोलना है वो बोलना है। आई डोंट केयर कि कोई खुश हो रहा है या कोई नाराज हो रहा है? वो जिसे कहना अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। राइट? तो इसीलिए मैंने सीधी बात करनी है। जिसने, अब अगर लैंडलॉर्ड मुझे को फोन करता है तो मैं उसके हिसाब से उसको सलाह दूंगा। राइट? तो इसलिए बेटा आदित्य पढ़ाई पे जोर दो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, कोई नहीं कुछ कर सकता। और हरास किया तो हरासमेंट का केस डाल दो उनके ऊपर, आपको कोई नहीं ऐसे निकाल सकता विदाउट एनी रीजन। सिंपल। अगर वो आपको रसीद नहीं दे रहा और आपसे रेंट अंडर द टेबल ले रहा है, ये आपके लिए और अच्छा हो गया। उसके बाद एक और केस बन जाता है, फिर एक और केस बन जाता है उसके ऊपर कि वो इसके अंदर जो है उसने इनकम को छुपाया है, और आपके पास प्रूफ हो गई आपके पास रहने का, क्योंकि आपके वहां पर आपका आना जाना, सिक्योरिटी कैमरास, आपका एड्रेस, ये वो सब कुछ होगा। इसलिए यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ठीक है जी? क्या बात है। नहीं, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर नॉट जस्ट आदित्य, वो तो चलो वन ऑफ द पर्सन है जिन्होंने पूछा। आई एम प्रिटी श्योर लॉट ऑफ पीपल जो है टाइम एंड अगेन जो नए आते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती नहीं है। जो टेनेंट लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सो वो फंस जाते हैं एंड कुछ भी साइन कर लेते हैं या फिर कुछ भी पढ़ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इससे बेटर है कि दे आस्क समबडी हु हैज बीन इन दिस प्लेस फॉर years and years and years, एंड आई थिंक उससे क्लैरिफिकेशन जो है, आई थिंक आदित्य जी को एक साइन ऑफ रिलीफ अभी जरूर मिली होगी ये जवाब सुन के। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। जी, आदित्य को बोलो बच्चे को कि जैसे कहते हैं मुझे कांटेक्ट कर ले बच्चा, और मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल गाइड यू प्रॉपरली, और मेरी तरफ से भी एक लंच या डिनर भी करके आएगा अगर मुझे कांटेक्ट कर लेगा तो। नो वरीज एट ऑल। ये बच्चों को हौसला देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो N4 होता है जिसमें कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, वो कह रहे मैं रेंट बराबर दे रहा हूँ, बल्कि एक काम और शुरू कर दो आदित्य, अगर आप कैश देते हो देना बंद कर दो, ई ट्रांसफर करो उसको, कैश मत दो, क्योंकि इसको भी वो बेस बना सकते हैं अपना। ठीक है जी। और या वो आपको खाली करा सकता है डैमेजेस के बेसिस पे कि आपने डैमेज कर दिया या और क्राउडिंग कर दी, इसको कहते हैं N5। वो मुझे उम्मीद आपने नहीं किया। ये बहुत तरीके। और इस वक्त मैं बता दूं आपको सायरा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड इस बात को जानता है कि डिफरेंट बहाने लेके लैंडलॉर्ड आ रहे हैं खाली कराने के लिए। लैंडलॉर्ड ये भूल जाते हैं कि तुम इतने सियाने नहीं हो जितना वहां जज बैठा हुआ है जिसके पास हर रोज के 50 केस आ रहे हैं। तुम बोलते हो कि मैं ये कह दूंगा, ये नहीं पता जो तुम सोच रहे हो ना वो पिछले 4 सालों से यही देख रहा है रोज। जी, ये सही बात कही आपने। हम अपने को बड़ा सियाना समझ लेते हैं जी, है ना। तो इसीलिए ईमानदारी बात ही होती है ना। देखो दिक्कत ही है कि जब रेंट मार्केट में बढ़ गया ना तो अब लालच सब पे आती है। लैंडलॉर्ड कहता है यार मेरा टेनेंट अब 400-500 कम दे रहा है, मैं इसको निकाल दूं। पर ये क्यों नहीं वो दिमाग में बात रखते कि वो बच्चा या वो टेनेंट वो जब आया था तब तुमने जायज लिया था ना, अब रूल क्यों नहीं फॉलो करते आप? वो इस वक्त जाके बाहर सड़क में कहाँ जाके बैठ जाएगा? जब तुमने घर लिया था, मान लीजिए वो उसको मान लो मिलियन का, आज 1.2 मिलियन का हो गया गिरने के बावजूद प्राइसेस, तो उसका बेनिफिट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट आप कहते हैं वो ज्यादा, वो कम होना शुरू हो गया। क्या आप इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या आप रेंट कम कर दोगे? नहीं करोगे। तो हम सब सेल्फिश अपने हिसाब से सोच लेते हैं और दुनिया के हिसाब से, या मैं हमेशा कहता हूं कि एक फेयर बात सोचनी कई बार ना वो हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि फेयर सोचें, हम अपने मतलब के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। जी तो सायरा चला जाए। हाँ जी, एक आई थिंक वी कैन टेक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रैप अप कर लेते हैं। एंड ये सवाल जो है ये प्रीति जी से है। तो बेसिकली जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो तब उनका क्वेश्चन आया था, मैंने एक्चुअली पहले मिस कर दिया, तो आई जस्ट से इट कि उन्होंने बेसिकली पूछा था कि ये जो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स हो रहे हैं इसका जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स वर्सेस करंट होम बायर्स, उन दोनों पे किस तरीके से जो बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, कुछ जो डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में वो पूछे आपसे। भाई जो करंट जो ऑलरेडी होम ओनर्स हैं, एक तो उसकी बात कर रहे हो और एक जो बायर्स की बात कर रहे हो, दो बातें कर रहे हो ना आप जी। जो ऑलरेडी होम ओनर्स हैं अगर वो वेरिएबल में बैठे हुए हैं तो उनका इंटरेस्ट कम हो, आज से या कल से बैंक डिक्लेयर कर देगा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट उनका कम होना शुरू। अगर वो वेरिएबल में बैठे हैं, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में चेंज नहीं आएगा। जो आपके करंट बायर्स हैं जो लेना चाहते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। अब देखो ना उनकी अफोर्डेबिलिटी 3 बार इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो अब उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होगी ना। कहाँ ये 3 ईयर फिक्स 5% से ऊपर था, 4.6 में आगे रुक गया तो वेरिएबल भी नीचे आएगा और आ भी रहा है। तो ये अफोर्डेबिलिटी में फर्क पड़ गया और जो आदमी 20-30 हजार के चक्कर में रुका हुआ था अब वो ले पाएगा। इसके लिए बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए आप मेरे नंबर पे आके बैठिए, आपको सारा समझा देंगे। हमारा इन हाउस मॉर्गेज ऑफिस है, हमारा इन हाउस लॉयर ऑफिस है, इन हाउस ही हमारा अकाउंटिंग ऑफिस है, इन हाउस ही सब कुछ चलता है। हम लोग बाहर नहीं निकलते, अंदर ही बैठ के सब वन विंडो सर्विस है। आप हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, नंबर दे देता हूँ और अपॉइंटमेंट बना लीजिए, आके बैठ जाइए। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। उसके बाद घर जाइए, आराम से सोचिए काम करना है कि नहीं करना। मैं नंबर दे देता हूँ 647-299-4757 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिए, प्लीज नाम जरूर लिखिएगा, बिना नाम के मैं रिप्लाई नहीं करता। टेक्स्ट मैसेज डालिए विद योर नेम एंड विल कॉल यू बैक। थैंक यू वेरी मच सायरा। Thank you so much PK जी for yet another amazing session. Love it, absolutely enjoy it. Thank you so much and आप मेन स्पॉन्सर भी है हमारे बहुत सारे इवेंट्स के। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए for the continued support. Thank you. Thank you.
पीके जी से जुड़े हुए थे हमारे साथ, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, ढेर सारे रियल एस्टेट की अपडेट्स जो है आप तक पहुंचाए, ढेर सारे सवाल जवाब जो है हुए। क्योंकि देखिए काफी सारे होते हैं, बीट आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या फिर फर्स्ट टाइम आप कनाडा आए हैं रेंट करने के लिए, कोई भी हो, देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं पता होती है। इसके लिए वी हैव एक्सपर्ट्स, राइट, एंड एक्सपर्ट्स जिनकी एक्सटेंसिव नॉलेज रहती है, जिनकी मतलब नॉलेज कंटिन्यूसली एक नहीं होता नॉलेज का सागर जिसको बोलते हैं तो उसमें वो कॉन्स्टेंटली डुबकी लगाते ही रहते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन और रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी, अगर आपने कुछ अपडेट पड़ी है, आप पर्सनली कुछ उसके डील्स जैसे जा रहे, जैसे ये आनंद जी जो हमारे जा रहे थे, तो जैसे उन्होंने पूछा पीके जी से, वैसे ही आप उनके साथ कर सकते हैं। उनको एक टेक्स्ट मैसेज डालना होता है, बस पीके जी को टेक्स्ट मैसेज जरूर डालिएगा, अपने नाम के साथ डालिएगा, सो दैट ही कैन मैसेज यू बैक। वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, वो आपको कॉल कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आ जाता है। सो मेक श्योर यू गाइस डू दैट।